नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर गिमी टीवी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब आली, गिमी टीवी के व्यूअर्स जहां जहां बैठी हैं उनके लिए आज फिर एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही इल्मी और अदबी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जर्मनी से। जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ नकवी भाई। और आरिफ भाई, आपको मैं वेलकम कहती हूँ गिमी टीवी पर। बहुत मेहरबानी, आप जर्मनी से हमारे साथ इस वक्त रात के इस पहर में आपने हमें टाइम दिया। और मैं अपने नाज़रीन को बताती जाऊँ कि आरिफ भाई एक बहुत अच्छे अफसाना निगार भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, शायर भी हैं, टीचर भी हैं और सहाफ़त से भी इनका बहुत अच्छा ताल्लुक है। और इसके अलावा ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके जिनके अंदर लखनऊ की मेमोरीज ने एक क्रिएटिव इंसान को जिंदा रखा। तो आइए बातचीत करते हैं अपने आरिफ भाई के साथ। और आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने आज हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन गिमी टीवी। शुक्रिया शगुफ्ता बहन। मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, लेकिन ये कि उम्र की ऐसी मंजिल में पहुंच गया हूँ कि जब एक बार बात करना शुरू करता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ। भाई माफ कीजिएगा। तो क्योंकि यादें हैं फिर वो आती चली जाती हैं, तो इसलिए आपके सवालात पर डिपेंड करता है, उस पर मुनहसिर है कि आप किस तरह सवाल करेंगी। आप मुझे बता दीजिए 2 मिनट में बात करना है, 10 मिनट में बात करना है, जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर। आरिफ भाई, आपके साथ हमने 30 मिनट, ना ही 2 मिनट करनी है ना ही 10 मिनट करनी है, हमने आपके साथ पूरे 30 मिनट बात करनी है। और हमारे लिए और गिमी टीवी के लिए ये एजाज है कि आप हमारे साथ हैं और आपकी यादें ही हमने शेयर करके अपने नाजरीन तक लानी है, क्योंकि आपकी यादें इतनी रिच हैं। आपकी पर्सनालिटी और आपकी यादों के साथ जो बंदे भाई का ताल्लुक, उसके बाद फैज साहब का ताल्लुक और उसके बाद तरक्की पसंद मुसन्नफीन का जो सफ़र आपका आपने स्टार्ट लिया और लखनऊ से, तो आप मेरी उंगली पकड़ के हम थोड़ा सा चलते हैं लखनऊ की तरफ। तो आप यादें शुरू कीजिए, हम आपको माइक देते हैं। हम बिल्कुल खुशी से आपको दे रहे हैं कि आप अपनी यादें शेयर कीजिए। देखिए, आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि आपने लखनऊ से शुरू किया जी। और आप जानती हैं कि लखनऊ में मैं पैदा हुआ हूँ और बहुत सी ऐसी यादें हैं जिनको मैं नहीं भूल पाया हूँ। मैं आज भी अपने आप को लखनऊ का एक हिस्सा समझता हूँ, लेकिन उसी तरीके से मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैं उसी तरीके से लखनऊ से मोहब्बत करता हूँ और लखनऊ की अहमियत समझता हूँ, जिस तरीके से एक गांव का जो किसान है वो अपने गांव को सबसे खूबसूरत गांव समझता है और उसके करीब के शहर को सबसे बड़ा शहर समझता है। तो बहरहाल सही, ये हर इंसान के अंदर ये चीज होती है, ये कमजोरी होती है। सही। देखिए, मेरी पैदाइश हुई है एक ऐसे इलाके में जो पुराने लखनऊ से ताल्लुक रखता था। मेरा बचपन गुजरा है एक ऐसे इलाके में जो नए लखनऊ से ताल्लुक इसका था। तो दोनों ही तरह की जिंदगी को मैंने देखा है। मेरे अपने रिश्तेदारों में निहायत ही गरीब लोग भी थे, मेरे अपने रिश्तेदारों में निहायत ही अमीर लोग भी थे। मैं तो गुर्बत क्या होती है, अमीरी क्या होती है, इस्तेसाल के क्या मतलब हैं, इंसानी तकलीफ के क्या मतलब हैं, ये सब मैंने देखा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे नाना जमींदार थे। हालांकि मुझे जमींदारी से चिढ़ थी, लेकिन उनके साथ मैं जाता था उनके गांव पर। और वहां पर किसान जो थे
वो आकर उनको लगान देते थे और कभी कभी उन किसानों की आंखों में आंसू होते थे क्योंकि उनकी फसल खराब हो गई थी और वो कहते थे कि इस बार हमारी फसल खराब हो गई है, हम नहीं दे पाएंगे, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उनको झुर्कियां खाना पड़ती थी और ये कहा जाता था कि अच्छा लेकिन अगली बार ये बहाना मत करना। यानी उस वक्त भी ये सोचा जा रहा था कि शायद वो बहाना कर रहे हैं। तो बचपन में ये चीजें ऐसी होती हैं, जो यादें होती हैं वो जहन में रहती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे वालिद हैदराबाद में, उस जमाने में हैदराबाद दक्कन होता था, तो वहाँ वो एक फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वहाँ पढ़ाते थे वो। तो हम लोग जाते थे वहाँ पर। मुझे याद है कि एक स्टेशन का मुझे वो किस्सा याद है कि जहाँ मेरी वालदा मुझको स्टेशन पर, उनको दूसरी ट्रेन लेना थी, लेकिन वो स्टेशन पे मुझको कुछ खिला रही थी और इस तरीके से आंचल से उन्होंने यूं कर लिया था कि दूर बैठा हुआ एक लड़का जो है उसकी नजर न लगे। तो ये सोचने का जो तरीका है, अच्छा वो तो जाहिर है कि वो माँ की मोहब्बत होती, माँ की ममता होती, तो उसमें वो इस तरीके से सोच रही थी कि मेरे बेटे को नजर न लगे। लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा था, वो बच्चा भी तो भूखा है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। तो आप ये सोचिए कि वहीं से ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, वहीं से इंसान का कैरेक्टर बनना शुरू होता है। तो उसके बाद जब मैं स्कूल में आया हूँ, जब मैं कॉलेज में गया हूँ, यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो वहां पर मेरे अंदर एक ये जज्बा था कि ये जो जुल्म होता है ये दूर होना चाहिए। तो मैं तुलबा की तहरीक में, उस जमाने में स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करती थी, मैं उसमें शामिल हो गया। ये वो जमाना भी था जब मैं बड़ा हो रहा था। तो सन 43 में मुझे याद है कि दूसरी जंग अजीम का जमाना था। हमारे खबरें आया करती थी अखबारों में, जंग में क्या हो रहा है, ये तमाम सब चीजें। लेकिन उसी जमाने में एक दिल को दहलाने वाली एक खबर आई कि बंगाल में कहत पड़ा है। ठीक। और उस वक्त एक लखनऊ में एक नुमाइश लगाई गई और उसके साथ में एक गीत बहुत उस जमाने में मशहूर हुआ था, भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल। ठीक। ये समझिए कि 3 मिलियन से ज्यादा लोग बंगाल में भूख से तड़प तड़प कर मर गए हैं। वो चीजें अखबारात में तमाम सब, वो हम बचपन में वो सब देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी जंग अजीम में जब हिरोशिमा पर एटम बम फेंका जा रहा है, नागासाकी पर एटम बम फेंका जा रहा है, तो उसकी जो तबाहियां हैं वो सब नजरों के सामने आ रही। तो हमारे बचपन में ही ये सारी चीजें, ये जो फिल्में हैं, ये सामने घूम रही है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी आरिफ भाई। तो इसका मतलब है, आप देखें, आपका एनवायरनमेंट वाज डिफरेंट, मतलब आपके जिस तरह से आपके नाना जिम्मेदार थे और वो, लेकिन एक बच्चा, मतलब आप कितने साल के होंगे, कोई 12-13 साल के होंगे या 10? मैं उससे भी छोटा था। देखिए मेरी पैदाइश हुई सन 34 में। ओके। अब मैं 86 बरस का हो गया हूँ माशाल्लाह। और मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है जब उनकी उम्र 40 साल की थी। अच्छा। तो आप सोच सकती हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ था। लखनऊ में ईद मनाने के लिए आए थे वो, हैदराबाद से हम लोग को लेकर आए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ है जी। तो वो था। उसके बाद आप ही समझिए, मैं 10 बरस का बच्चा हूँगा उस वक्त, जब मैं अपने नाना के साथ उनके उसमें जाया करता था। क्योंकि आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये तकसीम हुई है, तब तो फिर मतलब ये इंडिया में तो वो जमींदारी का एबॉलिशन हो गया था। जी 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 जी। जमींदारी खत्म कर दी गई थी। जी जी। उससे पहले मेरे नाना का भी इंतकाल हो चुका था। ठीक। तो हाँ, तो
जाहिर है कि आप सोच सकती हैं कि उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी और मैं इस उम्र में क्या देख रहा था। आप देखिए, इसका मतलब है 10 बरस का एक आरिफ नकवी बच्चा, उसके अंदर वो जो प्रोग्रेसिव सोच है वो तब से ही स्टार्ट हो चुकी थी ना। देखिए, आप माफ कीजिएगा, आप बच्चों को अंडर एस्टिमेट न कीजिए। सही सही। आपको नहीं मालूम है कि 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा किस तरीके से सोचता है। सही। मैं बहुत छोटा था, मुझे आज तक याद है, मेरी बहन हैदराबाद में, क्योंकि मेरे एक चचा थे हैदराबाद में प्रोफेसर थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जी जी। तो उनके बगीचे में खेल रही थी, वहां किसी कीड़े ने उसको काट लिया और रातों रात उसके पैर नीला पड़ गया। हॉस्पिटल में लेकर गए हैं उसको और वहां उसका इंतकाल हो गया बच्ची का। 5 साल की बच्ची थी। हाँ। मैं उससे 1-2 साल बड़ा था उस वक्त पर। लेकिन उस वक्त लोग मुझे समझाते थे कि अल्लाह ताला अच्छे बच्चों को अपने पास बुला लेता है, बेटा गम न करो। फिर जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, आप सोच सकती हैं मेरी क्या उम्र होगी उस वक्त। मैं बहुत छोटा था। तो हाँ, तो मुझे लोग ये समझाते थे, सर पे हाथ रखकर तसल्ली देते थे, बेटा गम न करो, अल्लाह ताला अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। तो उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल आता था कि अल्लाह ताला अच्छे बच्चों को ही क्यों बुला ले, अच्छे लोगों को ही क्यों बुला लेता है। दुनिया में इतने खराब लोग भी तो हैं, उनको क्यों नहीं बुलाता है। तो वहीं से सोचने का एक ढंग होता है। जाहिर है कि इस वक्त मेरे पूरा जो अल्लाह पर जो भरोसा और जो मेरा इत्मीनान और तमाम सब चीज़ें हैं और जो कुछ भी मैंने हासिल किया अल्लाह ने ही दिया और कदम कदम पर मेरी हिफाजत की है अल्लाह मियाँ ने। ऐसे ऐसे खतरात में मैं पड़ सकता था मतलब, लेकिन ये कि हर मौके पर खुदा ने मुझको बचाया है और मेरी मदद की है। तो वो इंसान अपने तजुर्बात से फिर बाद में ये समझता है कि अल्लाह की क्या अहमियत है। लेकिन बचपन में तो ये सवाल पैदा होना शुरू ही होते हैं। सही कह रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, उनको कम ना समझिए। उनके दिल में कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अच्छा भाई बच्चे को हम बाद में मना लेंगे, नहीं, उसके दिल में अगर कोई बात लग गई तो सारी जिंदगी उसको याद रहेगी। बिल्कुल सही। तो ये पस मंजर था मेरा। ठीक। वहीं से उसके बाद जब आज़ादी आई है, उसमें मैंने देखा है कत्लेआम किस तरह हुए हैं, वो सारी चीज़ें ज़हन के अंदर। फिर मैंने ये देखा किस तरह लोग गरीब रहते हैं, उनके साथ में जुल्म हो रहे हैं। तो उससे एक ज़हन में अपने को तो थी। उसके बाद जब मैंने फैज़ भाई की नज़्म सुनी, दूसरे लोगों की सुनी, फैज़ जब मैं बड़ा हुआ हूँ थोड़ा और जब फैज़ साहब का वो मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है हर एक हल्क़े जंजीर में ज़बां मैंने। जब ऐसी चीज़ें सुनते रहे, या जब हमने इक़बाल को पढ़ा जिसमें इक़बाल ये कहते हैं कि वो इक़बाल का मशहूर शेर है, इस वक्त ज़हन से निकल रहा है, चले आ जाएगा अभी। मोहब्बत फातह यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। तो इस किस्म के जो अशआर इक़बाल के, दूसरे लोगों के और तरक्की पसंद लोगों की चीज़ें। फिर हमारी जो यूनिवर्सिटी जब मैं पहुंचा हूं तो वहां पर मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर एहतशाम हुसैन जी, बहुत ही तरक्की पसंद वो थे और बहुत ही अच्छे, नहायत ही नफीस इंसान थे। उनके घर पर हर इतवार को जलसे होते थे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के। पहले सरूर साहब के घर पर होते थे, उसके बाद उन एहतशाम साहब के घर, और उन जलसों में वाह वाह नहीं होती थी।
ये नहीं होता था कि लोग एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। एक आदमी को मौका दिया जाता था कि या तो वो अपना मकाला पढ़े या अपनी कहानी पढ़े, और उसके बाद खुलकर उस कहानी पर या उस मकाले पर बहसें होती थी। क्या उसमें ठीक है, क्या नहीं ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो वो मकाला लिखने वाला नाराज होकर भी जाता था। लेकिन जब आदमी ये सारी तनकीदें सुनता है तो उसके बाद खुद गौर करता है कभी कि भाई इनमें कुछ बातें तो सही थी, मैंने चीज बहुत अच्छी लिखी है और लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर एतराजात कर रहे हैं, लेकिन उन एतराजात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तब उसका जी चाहता है वो एक की जगह 4 गजलें कह सकता है, वाह, एक की जगह 5 गजलें वो कह देगा उस जोश में, तो उससे अदब का फायदा होता है। वो चीजें थी, उसने भी मुझे बहुत वो किए। उसके बाद फिर जाहिर है कि बन्ने भाई जब आए हैं पाकिस्तान से, और उनके साथ मुझे दिल्ली जाकर वहाँ अखबार में उनके साथ मिलकर काम करना पड़ा है। हम लोगों ने वहाँ से दिल्ली से एक हफ्तेवार निकाला था, अवामी दौर जी। तो उसके लिए उन्होंने, बन्ने भाई ने मुझको वहाँ बुला लिया था दिल्ली में। उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ तो हम लोग मिलकर निकालेंगे। बहरहाल मुझे उनका असिस्टेंट होकर काम करने में बहुत ही लुत्फ आता था, और मैं उनके साथ काम कर, फिर वहीं पे तरक्की पसंद तहरीक को हमने ऑर्गेनाइज किया। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ में भी मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का 1 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मुझसे पहले आगा सुहेल थे जो बाद में FC कॉलेज लाहौर में आ गए थे प्रोफेसर होकर। तो जी हाँ, वो मुझको चार्ज दे कर गए थे। उसके बाद मैं था वहां पे। और आप इस बात के तरक्की पसंदी पे कभी कभी लोग इल्जामात भी लगाते हैं, और हमारे जो नौजवान तरक्की पसंद थे या जो फैशनेबल तरक्की पसंद थे, देखिए हर तरह के लोग होते हैं। खाली दाढ़ी उड़ाने से आदमी कार्ल मार्क्स नहीं हो जाता है, या सिगरेट पी लेने से आदमी इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाता है। सिगरेट पीकर या शराब पीकर बाद लोग सोचते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। हमारे जो तरक्की पसंद तहरीक के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है। उनमें फर्क करना चाहिए हमको। नौजवान जब तरक्की पसंद होता है तो उसमें जोश होता है, फिर वो दूसरे की तनकीद भी नहीं सुनना चाहता है, मतलब ये सारी चीजें होती। लेकिन ये कि हमने लखनऊ में भी तरक्की पसंद तहरीक में जो गैर तरक्की पसंद लोग थे उनको भी हम लेकर आते थे, उनसे भी कहते थे कि आप मकाला सुनाइए या अपनी कहानी सुनाइए या दूसरी चीजें सुनाइए। यही चीज हमने फिर हैदराबाद में भी की। वो हैदराबाद कह रहा हूँ, दिल्ली में भी की। दिल्ली में जब आप ये समझिए कि अक्सर तरक्की पसंदों पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये लोग मीर और गालिब को तो कुछ समझते ही नहीं है, ये लोग तो गजल के मुखालिफ थे। ऐसा नहीं है। सन 57 में हमने मीर तकी मीर पर एक ड्रामा खेला लखनऊ में, जिसको डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा था। आगा सुहेल जो वहाँ लाहौर चले गए थे बाद में, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, आगा सुहेल ने, और मैंने उसमें मीर तकी मीर का रोल अदा किया था। वाह, तो मेरे सामने तो आज गिम्मी टीवी पे मीर तकी मीर साहब का रोल करने वाले बैठे हैं। अरे भाई, आपको सलाम करती हूँ। और यहाँ मैं ये भी चाहूंगी कि आप बंदे भाई का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे नाजरीन हैं, उनको अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये तो आप उनको कहते थे। बंदे भाई का बंदे भाई आरिफ भाई कहते हैं सज्जाद ज़हीर साहब को। मैं बंदे भाई कहता हूँ सज्जाद ज़हीर साहब को। सज्जाद ज़हीर साहब का ऐसा है कि देखिए, वो थे बहुत ही अमीर घराने के। उनके वालिद जस्टिस थे, वजीर हसन। लेकिन और दूसरे भाई जो उनके थे वो यूपी में, अली ज़हीर नाम था उनका, वो वजीर भी थे, मिनिस्टर थे। और उनके एक दूसरे भाई थे, वो साइंटिस्ट भी। तो पूरी फैमिली उनकी जो थी इंटेलेक्चुअल्स की फैमिली थी। लेकिन
आपको यकीन नहीं आएगा कि जब मैं उनके साथ में अवामी दौर में काम कर रहा था तो उनको कितनी तनख्वाह मिलती होगी अवामी दौर से, आप सोच सकती हैं? आप बताइए। सिर्फ 300 रुपए बन्ने भाई को मिलते थे। मैं 150 लेता था, 150 मुझको, बन्ने भाई को सिर्फ 300। और वहीं पर एक कैंटीन थी जिसमें वो खाना खाते थे। एक मद्रासी था जो खाना बनाता था, मतलब उसका नाम पिल्ले था, वो खाना बनाता था। और आप ये समझिए कि वो गोश्त में शायद मिर्चें वगैरह जान के ज्यादा डालता था कि लोग कम खाएं। लेकिन बहुत ही अच्छी दिन। एक छोटा सा हमारा अवामी दौर का जो दफ्तर था, जी जी, आप यकीन मानिए उसमें 2 कमरे थे। अच्छा। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक तरफ बन्ने भाई बैठते थे, सज्जादी बैठते थे, उनके सामने मैं बैठता था एक ही मेज के ऊपर। ठीक। हमारे पास 2 मेजें रखने की जगह नहीं थी उस कमरे में। दूसरा बगल का कमरा था जिसमें 3 कातिब बैठते थे, या हमारे एक दूसरे साथी थे, इसरार साहब, बुजुर्ग से थे, वो मैनेजमेंट को देखते थे, तो वो आके कभी कभी बैठ जाया करते थे वहां पर। तो ये था हम। बन्ने भाई एक छोटे से कमरे में सोते थे और कम से कम 2 महीने तो मैं उन्हीं के कमरे में सोया हूं। तो 2 चारपाइयां डालकर एक छोटे से कमरे में वहां पे रहना पड़ता था। बाद में फिर मुझे दूसरी जगह मिल गई थी, तो मैं एक जगह पे कमर रईस के साथ रहने लगा। उसके बाद दूसरी जगह चला गया, शारिफ के साथ कुछ दिन रहा। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तंगी में वो जिंदगी गुजार रहे थे। और उनके बारे में मैंने सुना है लोगों से ये कहते हुए कि अरे भाई वो तो चांदी की प्लेटों में खाना खाया करते थे। बस तभी ना, अब आप देखें, आप रियलिटी और रियल स्टोरी बता रहे हैं ना, तो लोगों को नहीं पता होता। लेकिन ये नजरियाती जो आप जैसे या सजा जहीर जैसे नजरियाती लोग हैं, वरना इतनी खुशहाल जिंदगी गुजारने वाला शख्स जो है वो, उसको क्या इतनी मुसीबत। ये तो सिर्फ नजरियाती जरूरत थी ना कि वहां पे बैठ के तो काम कर रहे थे। बिल्कुल सही। अब आप ये सोचिए कि उनके पास एक कार भी नहीं थी। वो जाते थे कभी कभी तो स्कूटर पर, मैं खुद उनके साथ स्कूटर पर बैठकर गया हूँ। हम मेरे दोस्त हैं लखनऊ के प्रोफेसर शारिब रुदौलवी, आप शायद जानती हो उनको या उनका नाम सुना होगा, बहुत अच्छे नक़ाद हैं इस वक्त। नाम सुना मैंने। तो उन्होंने एक मजमून लिखा था और उस मजमून में ये जिक्र किया है उन्होंने कि वो जब अपने अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली आए, उनको एक इंटरव्यू के लिए लेटर मिला था, तो सुबह 6 बजे वो पहुंचे हैं, सुबह तड़के तड़के, तो सीधे वो हमारे दफ्तर में आए। तो उन्होंने लिखा है कि मैं देखा आरिफ एक बेंच पर लेटे हुए सो रहे हैं। उन्होंने लिखा है सारी रात काम किया होगा ना। मैंने सारी रात काम किया और फिर मैं बन्ने भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि आप उनको जाके जगाऊं कि कमरा खोलिए, तो मैं वहीं बेंच पर लेट गया था मुझे। तो आप ये सोचिए कि इस तरीके से हम लोग काम करते थे। इसके अलावा ये कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी मैंने ये देखी है कि सच बोलते थे। सही। कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, बन्ने भाई ने, यानी मसलहतन भी झूठ नहीं बोला। कभी कभी दूसरे लोग होते हैं मसलहतन, बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन मसलहतन वो झूठ बोलते। कभी मेरी कोई बात अगर नहीं पसंद आई तो फौरन डांट देते थे। ये बात सच्चे लोगों की यही बात होती है। और आप भी बहुत ताबेदार होंगे कि आपने कभी बुरा भी बनाया। मुझे जर्मनी आने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, उनका खत मेरे पास मौजूद है, आज भी मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, आरिफ तुम्हारे जहन में इंतशार पसंदी बहुत है। अच्छा।
वो कैसे? इस पर काबू पाओ तो अच्छा, तुम हम सबसे आगे जा सकते हो। वाह, तुम एक साथ कई कई काम अपने समेट लेते हो। और ये सही भी है कि मैं ड्रामे में भी हिस्सा लेने लगता था, मैं सहाफत में भी, मैं दूसरी चीजों में भी। तो वो ये कहते थे कि एक चीज में लगन के साथ तुम काम करो। ये क्या बातें, कितनी प्यारी यादें आपने ताजा कर दी। और हमारे देखिए ना, दूसरा कोई होता है तो वो लिखता है कि अच्छा भाई तुम्हें बहुत याद आ रहे हो और ये है वो है, मतलब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ खुश रहोगे। ये नहीं, वो लिखते हैं कि तुम्हारे ज़हन में इंतशार पसंदी है, इस पर कंट्रोल करो तो तुम बहुत कुछ कर लोगे। आपके सही वाले वेलविशर थे ना, कि आपको बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी बात है। फिर आपकी भी ताबियादारी है आरिफ भाई, ये दोनों तरफ चलता है सिलसिला। नहीं, मैंने बुजुर्गों ही से सीखा है जो भी है। फिर मैं आपको एक दूसरी मिसाल दे रहा हूँ कि वो नौजवानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, हमेशा उन्होंने की है। मैंने जब दिल्ली में वहाँ की दिल्ली स्टेट प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को फिर से रीऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे उसका जलसा हुआ सब कुछ, तो उसमें हिंदी के, पंजाबी के और उर्दू के राइटर्स थे उस जलसे में। मतलब उसकी सदारत कर रहे थे शिवदान सिंह चौहान, हिंदी के जो राइटर थे। बाद में जब ये सवाल आया कि अब जनरल सेक्रेटरी कौन बनाया जाए दिल्ली स्टेट के, जी, तो मैंने कहा बन्ने भाई आप हैं, सबसे बुजुर्ग हैं आप। कहने नहीं, मैं चाहता हूँ कोई नौजवान हो और तुमको करना चाहिए, तुम ये काम कर सकते। क्या बात है। गुलाम रब्बानी ताबा उन्होंने भी यही, शिवदान सिंह चौहान उन्होंने भी यही, सब लोगों ने ये कहा। मैं अब आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि प्लीज। हाँ, देखिए हमने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से हमारे ऑफिस के सामने, हम लोग 7 नंबर आसफ अली रोड पर रहते थे और उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, उसको रामलीला मैदान कहते थे। जी। तो वहां पर एक बड़ा मुशायरा हमने ऑर्गेनाइज किया। उस मुशायरे में हिंदुस्तान के सभी बड़े बड़े शोरा पहुंच गए, इसलिए कि बन्ने भाई ने उनको खतूत लिख दिए थे। अच्छा। वो अपने खर्चे से आए हैं, होटल में अपने खर्चों से उन्होंने क़याम किया है। और आके दूसरे दिन हमने शब अफसाना ऑर्गेनाइज किया था टाउन हॉल में जी। और हमें खतरा ये था कि अब गेट क्रैश होगा, क्योंकि ख्वाजा अब्बास और दूसरे सभी लोग हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब वहां पे आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए लोग मौजूद होंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या करें। सही। वहां पर जिस वक्त हमारा वो चल रहा था शब अफसाना का प्रोग्राम, जी, सज्जाद साहब उसकी सदारत कर रहे थे, वहां फिराक साहब पहुंच गए। अच्छा। फिराक साहब को आप जानती हैं? जी, जी, मशहूर। उसी दिन उनको साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला था, मेरे ख्याल में 1 लाख का कितने उसका मिला था उनको अवार्ड। तो लोगों को बहुत खुशी थी। फिराक वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी चल रही थी। फिराक, अब वो कहानी चलती रही, लंबी कहानी थी, तो फिराक साहब नाराज होकर नीचे चले गए। अच्छा। ऊपर नीचे चले गए ग्राउंड फ्लोर पे। तो बन्ने भाई ने मुझसे कहा आरिफ ये तो बड़ी मायूब बात हुई, तुम जाके मना के उनको ले आओ। ठीक है। मैं गया, मैंने तो अब वहां पे वो गालियां दे रहे थे फिराक साहब नशे में धुत, कि ये सब लोग यही बकवास करते हैं और ये वो मुझे बुला लिया यहाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं चलिए, वो कहानी खत्म हो रही है। मैं उनको लेकर आया, कहानी चल रही थी। उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने सोचा फिराक साहब से जल्दी से पढ़वा दें। ठीक है। तो फिराक साहब ने बजाय इसके कि वो अपनी कोई गजल सुनाए
या कोई रुबाई सुनाए, खड़े होकर तरक्की पसंदों को गालियां देना शुरू कर दी। और ख्वाजा अहमद अब्बास को कि ये लोग बकवास पढ़ते हैं और लोगों का वक्त खराब करते हैं ये सब कहे कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने माइक छोड़ा है, अब्बास भाई को जोश आ गया। फिर जब आप किसी को डांटेंगे तो आप उनको जोश, तो उन्होंने उस पर ये कहा कि जब शायर का मुंह थैलियों से भर दिया जाता है तो वह ऐसी ही बातें करने लगता है। अब पूरे हाल में गड़बड़, क्या अल्फाज वापस लीजिए, ये कीजिए, आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े शायर की। खैर किसी तरीके से हम लोगों ने संभाला। फिर आग साहब भी परेशान कि भाई मेरा ये मकसद तो नहीं था। तब खैर किसी तरीके से में नहीं थे ना। दूसरे दिन बन्ने भाई ने मुझसे कहा कि ये रिपोर्ट तुम इस शब अफसाना की तुम अवामी दौर के लिए तैयार करो। ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा, मैंने दिन रात भाग दौड़ की है और तब जाके मैंने ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है। और फिराक साहब ने सारा जलसा अकालत कर दिया। मैं तारीफ नहीं कर सकता, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है आप लिखिए। तो आप यकीन मानिए कि बन्ने भाई ने, सज्जाद साहब ने खुद वो रिपोर्ट लिखी और सबसे ज्यादा तारीफ फिराक की है उन्होंने। वो क्यों? मुझे गुस्सा उस पर आया। मैंने कहा बन्ने भाई क्या कर रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता। कहने लगे आरिफ वो बहुत बड़े शायर हैं, उनकी एक गलती से उनकी अजमत कम नहीं हो जाती है। ये थे सज्जाद ज़हीर। ये जुमला उनका सोचिए कि जो आदमी वहां पे आके उनको उनके जलसे को बुरा कह रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसी की सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे शेर कहता है। उसका मेरिट देख रहे हैं ना, उसकी देखेंगे एक सच्चे और एक पॉजिटिव इंसान की नेचर की अक्कासी करता है। उस दिन मेरी नजरों में अजमत उनकी ज्यादा बढ़ गई, बन्ने भाई की अजमत ज्यादा। तो मैं सिर्फ एक ही मिसाल आपको दे रहा था कि इस किस्म के लोग होते हैं। क्या ग्रेट लोग हैं। अच्छा तो आरिफ भाई फिर आप ये आजकल आप जर्मनी में हैं, ये जर्मनी पे अभी हम लखनऊ से ना थोड़ा आपको हमें ले चलें जर्मनी के तरफ, कैसे आ गए आप? माशाल्लाह जर्मनी में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बहरहाल मैं जर्मनी आया तो किसी और मकसद से था। मैं तो यहाँ ड्रामे के ऊपर रिसर्च कर रहा था जर्मनी में, मतलब उसमें। और लेकिन ये कि अब खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए, जो भी कहिए, कि बर्लिन की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, उसने मुझको जॉब ऑफर कर दी कि आप यहाँ पढ़ाइए। अच्छा जी। मुझे तो उस वक्त भी पूरा एतमाद नहीं था कि भाई मैं पढ़ा सकूंगा इतना या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप पढ़ाइए। खैर हमने फिर पढ़ाना शुरू किया। तो मेरे बहुत ही अच्छे शागिर्द यहाँ से निकले हैं। आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे मेरी एक शागिर्द थी, वो हाइडेलबर्ग में जाके वहाँ प्रोफेसर हुई और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वहाँ हो गई। मेरे एक दूसरे शागिर्द थे, वो डॉयचे वेले में एशियन सेक्शन के हेड हो गए। पर इस तरीके से मुख्तलिफ लोग। तो हमें उसमें ज्यादा मजा आता था पढ़ाने में, मतलब। उसके बाद फिर जर्नलिज्म भी मेरे साथ में लगा रहा, क्योंकि अखबार की बैकग्राउंड थी जी बिल्कुल, अवामी दौर की, बन्ने भाई के साथ काम करने की वो तो बैकग्राउंड थी, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं छोड़ सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एज ए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, गैर मुल्की नामानिगार की हैसियत से मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया यहाँ के ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री में, और मैं बाकायदा उसको करता रहा। उसके बाद मेरे ही स्टूडेंट गए रेडियो के ऊपर, वो वहाँ से एक उस नया डिपार्टमेंट शुरू करना चाहते थे। तो उनका जो डायरेक्टर जनरल था उसने ये कहा कि एक शर्त पर हम ये शुरू कर सकते हैं कि अगर आरिफ यहाँ आ जाए, क्योंकि तुम लोग अभी नए पढ़कर आए हो, हमें पूरा भरोसा नहीं है। क्या बात है, देखें ना आपकी क्रेडिबिलिटी, तजुर्बे की कमी है। तो अगर आरिफ को मना लो वो आ जाए।
बहरहाल मैं गया, तो पहले तो जब मैं जाने लगा तो यूनिवर्सिटी ने मुझको नहीं इजाजत दी, उन्होंने छोड़ा नहीं कि आप जा नहीं सकते हैं। खैर बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा आप 2 घंटे के लिए दिन में वहां जा सकते हैं रेडियो पर, वहां जाके प्रोग्राम बनाइए फिर यहाँ आ जाइए यहीं के ऊपर। तो कई साल तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर रेडियो वालों ने कहा कि अच्छा अब आप फुल टाइम यहाँ काम कीजिए और यूनिवर्सिटी में जाकर आप पढ़ाते रहिए। कुछ घंटे जाके वहां पर, तो वो सिलसिला, अब वो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी दोनों डिपार्टमेंट्स के, तो वो चलता रहा सिलसिला। तो इसी तरीके से फिर अपना मेरी पहली कहानी जो जर्मन जबान में शायद हुई है वो सन 64 में हुई थी। अच्छा। और सन 64 में वो कहानी शायद न शाया होती, लेकिन ये कि जिस जमाने में मैं काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जर्मन तो इतनी अच्छी नहीं थी। सही। तो मुझको यूनिवर्सिटी ने इस बात का बंदोबस्त कर दिया था मेरे लिए कि मैं जर्मन भी सीख सकता हूँ। अच्छा। एक दूसरी टीचर से डिपार्टमेंट में जाके। तो उसने मुझसे एक दिन कहा कि आप अपना कोई मजमून या कोई कहानी किसी की भी कहीं से कुछ वो आप तर्जुमा करके लाइए, तो हम देखें कि आपकी जर्मन कहाँ तक पहुंची है। सही। तो मैंने कहा कि भाई जब ये बात है तो चलो फिर हम अपनी कहानी का ही तर्जुमा करते हैं। ठीक है। वो मैंने कहानी उसको दिखाई, उसने मेरी शीन काफ जर्मन की ठीक की, और यहाँ की राइटर्स यूनियन की मैगजीन थी नॉय डॉयचे लिटरेटूर, जिसका तर्जुमा हम करेंगे नया जर्मन अदब। अच्छा। तो उसको उसके एडिटर को भेज दी उसने, टीचर, उन्होंने फौरन उसको शाया कर दी। तो वो पहला एक ब्रेक थ्रू था। वाह। उसके बाद सन 65 में उन्होंने मेरी एक नज्म का जर्मन में तर्जुमा वो शाया किया उन्होंने। फिर सन 65 में बन्ने भाई भी आए जर्मनी। यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइमर में। ये मैं आपको ये बता दूं, वाइमर मेरा ताल्लुक था मशरकी जर्मनी से। ठीक है। उस जमाने में तो मशरकी जर्मनी के जुनूब में वाइमर एक वो शहर पड़ता था। ठीक है। तो वहां पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आलमी कॉन्फ्रेंस अदीबों की। उसमें हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन आया था, मुल्क राज आनंद थे उसमें, सज्जाद ज़हीर, रजिया सज्जाद ज़हीर, अमृत राय, प्रेमचंद के बेटे अमृत राय, और 5वां मैं था उसमें, उस डेलीगेशन में। सही। तो वहां पर जाहिर है कि और भी दूसरे अदीबों वगैरह से मिलने का मौका मिला। हमें ये भी मौका मिला कि हम उर्दू को एक आलमी पैमाने पर लोगों के सामने हम उर्दू का रिप्रेजेंटेशन कर सकें, उर्दू को हम आप इंट्रोड्यूस कर सकें। वहाँ हम एक कंसंट्रेशन कैंप था बुखनवाल्ड, वहाँ भी गए हम लोग। अच्छा। देखने के लिए। बुखनवाल्ड का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बुखनवाल्ड पर एक बहुत ही मशहूर नावल वहीं के कैदी ने लिखा था। वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप था। अच्छा। तो वहीं के कैदी ने एक बच्चे पर एक नावल लिखा था कि किस तरह से कैदियों ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाया है। ओके। छोटा सा बच्चा था, उसका बाप उसको संदूक में बंद करके लेके आ गया था, ताकि नाजियों को अगर पता लग गया तो वो लोग जान से मार देंगे बच्चे। तो वो लेकर तो वो आ गया वहां पर। उसके बाद कैदियों को कुछ मालूम हुआ कि वो उसमें ये है, बच्चा ये है, तो फिर उन लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की। फिर जो वहाँ के जो अफसर्स थे उनको पता लग गया कि कोई ना कोई बच्चा है यहाँ। अच्छा। तो उन्होंने बहुत जुल्म किए मालूम करने के लिए, लेकिन ये कि किसी ने नहीं बताया।
तो उसका जो राइटर था, जो मुसन्निफ उस नॉवेल का है, उस नॉवेल का नाम है नेकेड अमंग द वुल्व्स। ओके, नेकेड अमंग द बुल्स। अमंग द वुल्व्स अंग्रेजी में उसका है, जर्मन में कहते हैं नाक्टुंटर वोल्फेन। और उसका नाम, राइटर का नाम था ब्रूनो आपिट्स। ओके, ब्रूनो आपिट्स। उसकी नॉवेल का तर्जुमा रजिया सज्जाद ज़हीर ने किया है उर्दू में। ओके, उन्होंने किया था फूल और सुमूम, इस उन्वान से। अच्छा, फूल और मेरे ख्याल में फूल और सुमूम यही उन्वान है उसका। तो रजिया आपा से भी उसको मिलवाया, उस राइटर को भी। अच्छा, तो मतलब एक दूसरा ही माहौल हुआ। तो बहरहाल हम लोग ये सब करते रहते थे। मतलब इस तरीके से जब भी कोई बाहर से आता था, कोई अदीब पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, मतलब तो हमें मौका मिल जाता था कि हम उसको जर्मनों से मिलाएं और उर्दू की और भी ज़्यादा, मतलब उर्दू को फ़रोग़ मिले। अब जैसे आपके ये फैज़ भाई आए यहाँ, जी, कई बार आए हैं वो। जी, और दरअसल ऐसा था कि फैज़ भाई जिस रिसाले के मुदीर थे, जी, जी, एफ्रो एशियन राइटर्स का जो रिसाला था लोटस, जी, उसके वो मुदीर थे। हम्म, उस रिसाले को यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिलती थी, अच्छा, मशरिक़ी जर्मनी से, उसकी अशात वगैरह के लिए, छपाई वगैरह के लिए सारा। तो वो यहाँ डिस्कशन के लिए आते थे, तो जाहिर है कि मौका मिलता था। तो मुझे याद है हमारे घर पर ही बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे, और उसके बाद वो आखिरी, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, आप इसमें मुझको सेव कर दीजिएगा, इसमें इसला कर दीजिएगा अगर मैं गलती कर रहा हूँ। जी, जी, मेरे ख्याल में सन 84 में उनका इंतकाल हुआ फैज़ भाई का। जी, उससे कुछ दिन पहले वो यहाँ आए हैं बर्लिन में, अच्छा, और मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है। ओह, उस इंटरव्यू में मैंने उनसे एक सवाल ये भी किया था कि फैज़ भाई ये बताइए कि लोग कहते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई है, और इस तरीके से आपका क्या ख्याल है? तो उस पर उन्होंने ये बात कही, मतलब पूरा वो इंटरव्यू है, उसमें कुछ इसी किस्म की बातें हैं कि तरक्की पसंद तहरीक तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर तरक्की पसंद तहरीक नहीं है तो आज दुनिया को किस बात की जरूरत है? क्या तनज़्ज़ुल पसंद अदब की जरूरत है? क्या तो प्यारी बात की है, बिल्कुल बिल्कुल, कितनी प्यारी बात की बहुत है। अच्छी इस तरीके से। उसके बाद फिर ये कि अदीबों के क्या फ़राइज़ होते हैं, अमन के लिए उनको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें। मतलब वो बैरूत से होकर आ रहे थे, बैरूत में वहाँ के बच्चे के बारे में जो उन्होंने मतरो, जी, जी, मत रो। हाँ, बिल्कुल, मतरो बिल्कुल, बिल्कुल, तेरी बाजी का डोला पराए देश का है, ऐसी कुछ पूरी मतलब ये उनकी वो नज्म वो सुनाई उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने उनसे उनकी और भी नज्म कही कि आप ये भी सुनाइए, मतलब ये मदाए लौह कलम भी और दूसरी चीजें भी सारा, मतलब तो ये इस बहरहाल वो तो अपनी जगह पर उन्होंने ये चीजें सुनाई, और उनकी आमद से यहाँ एक रौनक रही, वो तो था। लेकिन उससे हमें बहुत मदद मिलती थी कि हम जब उनकी मुलाकातें दूसरों से कराते थे, जर्मनों से, जी, जी, तो उर्दू की क्या अहमियत है इसका उन्हें एहसास होता था। क्योंकि देखिए शुरू में जब मैं आया हूँ तो मैंने इस बात को देखा कि यहाँ के लोगों में उर्दू के बारे में बहुत सी गलतफहमियां थी। अच्छा, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में उर्दू खत्म हो जाएगी। खुद हिंदुस्तान में लोग बातें करने लगे थे कि रस्मुल खत बदल दिया जाए। तो जाहिर है कि यहाँ पे उसका असर तो पड़ता ही। यहाँ पे ये था कि उर्दू हिंदुस्तान में खत्म हो रही है। पाकिस्तान से मशरक़ी जर्मनी के कोई ताल्लुकात नहीं थे, तो उर्दू की कोई लॉबी थी नहीं यहाँ।
उनके जहन में सबसे पहले तो संस्कृत की अहमियत थी। सही। क्योंकि जर्मनों की एक रवायत रही है संस्कृत के बारे में, उन्होंने काफी काम किया है और अच्छा काम किया, काफी बड़ी उससे मैक्स म्यूलर वगैरह इन सब के नाम आपने सुने होंगे। मतलब बल्कि संस्कृत को मैक्स म्यूलर ही ने जिंदा किया है, नहीं उन्होंने। अदब तो किसी भी जुबान का हो, तो हमने जो भी हाँ जी, कोई भी अदब हो, लेकिन ये बात है आरिफ भाई, आपने बहुत खिदमत की है जर्मनी में बैठ के उर्दू की, आप अभी भी खिदमत कर रहे हैं। अभी आप देखिए, हाँ, मैं आपको सिर्फ उसका पस मंजर से बता रहा। जी जी, इरशाद। उसके बाद दूसरा नाम आया है उनके सामने, हिंदी का भी उस वक्त तक नहीं नाम आया है, बंगाली अदब का। अच्छा। क्योंकि टैगोर जर्मनी आ चुके थे और टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा। तो उनके जहन में था इंडिया का शायर। आप भी समझिए कि हालांकि इकबाल ने जर्मनी से अपनी डॉक्टरेट की थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सिवाय इसके कि कुछ लोगों को, जैसे प्रोफेसर अनेमारी शिमिल वगैरह, इन लोगों को तो इकबाल के बारे में काफी वो इल्म था, लेकिन बहुत से लोगों को इल्म नहीं था इकबाल के बारे में, क्योंकि इकबाल को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। सही सही। टैगोर को मिला था, टैगोर को मिला। तो बंगाली का असर। जी जी जी, वो उसके बाद फिर हिंदी का शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक दौर ऐसा आया 60s में, हमारे एक बहुत अच्छे मुलाकाती भी यहाँ पे थे, डॉक्टर के.एम. अशरफ। अच्छा। वो मुगल पीरियड के ऊपर उन्होंने काफी काम किया था, मौरिख थे वो। तो वो यहाँ पर विजिटिंग उसके होकर आए थे, लेकिन हिस्ट्री के लिए। ठीक। अच्छा, फिर मैं आ गया यहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए। तो वहां से फिर उर्दू की अहमियत लोगों को समझ में आना शुरू हुई। तो हम लोगों ने मतलब नशिस्तें करते थे, सब करते थे। उसके बाद फिर हमने उर्दू अंजुमन कायम की। तो हमारा पहला जो जलसा था उर्दू अंजुमन का, वो याद गालिब से था। अच्छा। और उसमें इस्लामाबाद से प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक भी थे, उसमें शरीक थे। अच्छा। उसके अलावा ये क्या हमारे और यहाँ के लोग थे, दूसरे प्रोफेसर सेन गुप्ता और दूसरे लोग वो भी थे। मतलब तो इस तरीके से हमने यहाँ से शुरू किया है उसको। हमने यहाँ पे उर्दू के बारे में एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आपके हवाले से मैं अपने दोस्तों से ये बात करूँ। जी प्लीज। देखिए, मेरा तजुर्बा है कि मैं बड़ा शायर नहीं, आज भी मैं अपने आप को शायर नहीं कहता हूँ, पेशावर शायर नहीं हूँ मैं, पेशावर अफसाना निगार नहीं हूँ, पेशावर ड्रामा निगार मैं नहीं हूँ, मैं इंसान। आपकी आजिज़ी है, वरना आप सारा कुछ बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरी कहानी जब यहाँ जर्मन में तर्जुमा हुई, पसंद की गई नज्म, बाद में यहाँ के एक जो एंथोलॉजी अमन के ऊपर जो एक आलमी अदब की जो एक वो एंथोलॉजी आई है, उसमें भी मेरी नज्म सन 67 में यहाँ वो उन्होंने शाया की है। वो भी सब अपनी, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मैंने उसमें खुद तर्जुमे में हिस्सा लिया, दिल लगा के तर्जुमा किया है उसका, और किसी जर्मन की मदद ले लिए। सही सही। इसी तरीके से मैंने कृष्ण चंद्र के ड्रामे यहाँ पे तर्जुमा किए। कृष्ण चंद्र का ड्रामा सराय के बाहर, दूसरा ड्रामा कुत्ते की मौत, उसका तर्जुमा किया। वो रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुए, इतना पसंद किए गए कि बार बार लोगों ने सुना उसको। सही। मैंने कृष्ण चंद्र की कहानी का तर्जुमा किया है, वो भी 60s में बात कर रहा हूँ मैं। ये आप समझिए कि 50 साल पहले की बातें हैं ये। क्या बात है। 50 साल पहले उनकी एक कहानी जिसका हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई जिक्र नहीं करता है, आखिरी बस।
अच्छा, मैंने किसी की जबान से नहीं सुना है कि उन्होंने आखिरी बस का किसी ने कहीं के ऊपर कुछ लिखा हो। मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा हो तो बात दूसरी है। वो उनकी बेहतरीन कहानी, उसका मैंने तर्जुमा किया, वो यहाँ जर्मन जबान में, जर्मन रिसाले में शाया हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तर्जुमे के मौके बहुत हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि आप दिल लगा के तर्जुमा करें, दिल से करें। जब आदमी खुद उसमें इन्वॉल्व होता है तो दिल से वो एक बात दिल से वो काम जी, 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 बिल्कुल। फिर ऐसा आदमी आप ढूंढिए जो दिल लगा के उसमें काम करे और आपके जो आप कहना चाह रही हैं उसको अच्छी तरह से समझ ले वो। तब जब ये दोनों का जो संगम होगा और उसके बाद जो तर्जमा होकर जो चीज आएगी वो बहुत कामयाब हो। और तीसरी चीज उसमें शर्त यह है कि तर्जुमे से पहले आप जर्मनों का मिजाज समझिए। सही। आप ये समझिए कि जर्मन क्या चीजें बेहतर समझेंगे, उनका क्या मिजाज है। आप अम्न के मौजू पर अपने अदब को पेश कीजिए, आप इंसानी बरादरी के उसके ऊपर पेश कीजिए। ये जो इस्तेसाल होते हैं, जुल्म होते हैं दुनिया में, इनके खिलाफ अगर कुछ अदब है अपना, वो अदब आप पेश करिए तो आप देखिए उर्दू अदब कहाँ से कहाँ यूरोप में पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही। और ये चीज बहुत जरूरी है। मैं ये, क्योंकि हमारा वक्त तो खत्म हो जाएगा कुछ अरसे के बाद, लेकिन ये कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उससे मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि भाई इस काम को करो, बहुत अच्छी तरीके से करो। मैं आपको यकीन मानिए, मैं कह रहा था ना कि जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो बोलता रहूंगा, आप बोर होती रहेंगे। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, देखिए मैं आपको कर रहे हैं आप। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ ड्रामे भी खेले, खुद लिखे हैं ड्रामे। उन ड्रामों का जर्मन जबान में तर्जुमा करके और उनको स्टेज किया है, वो पसंद किए गए। टिकट से भी हमने खेले हैं ड्रामे। वो एक ड्रामा तो मैंने ल्यूटन में भी खेला था आपके, बल्कि 2 ड्रामे वहां पे। वो ल्यूटन में अंग्रेजी में उसको स्टेज किया था हम लोगों ने। क्या नाम था? वो हमने अंपायर। अच्छा, अंपायर, कैरम अंपायर। ओके। उसमें हमने अंपायर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील किया था। ठीक। अंपायर वो कहाँ कहाँ पे गलतियां करते हैं, कैसे कैसे उनको सामना करना पड़ता है, वो बिल्कुल ये एक तरह से एक ह्यूमर उसमें होता है। हालांकि मेरा मिजाज ह्यूमर का नहीं है, लेकिन वो ह्यूमरिस्ट टाइप उसको मैं। और ये भी यहाँ पे दूसरा, जैसे मेरा एक ड्रामा है जो दूर के ढोल, फुल लेंथ ड्रामा यहाँ पे स्टेज हुआ है, कई बार स्टेज हुआ है। उसका जर्मन तर्जुमा है ट्रॉमेल aus den Fernen। ओके। जी हाँ। तो ये है, ये जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके मसाइल क्या है। ठीक। और मेरा मकसद ये था कि यहाँ के जो हमारे जो मेजबान हैं, जो मुकामी लोग हैं, वो हमारे मसाइल को समझें और हम उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें। अरे भाई, मजे की बहुत बातें हो रही हैं और टाइम हमारे पास कम रह गया, और मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का भी बहुत इदराक है कि आपने इतनी प्यारी प्यारी शायरी की भी है। हमने आपके, चलें थोड़े से टाइम में ड्रामे की बात भी हो गई, लखनऊ की भी बात हो गई, और इंसानियत की बात, अमन की बात, पुराने जो हमारे अजीम लोग हैं उनकी यादें ताज़ा हो गई। अभी आपसे मैं शायरी जरूर सुनना चाहूंगी जिसमें आपने कहा है, वतन है नाम इंसान का, वतन के नाम में दाग, और बशर बशर को सरूर तो अब मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। खवातीन हज़रात बहुत अच्छी शायरी करते हैं आरिफ भाई, और इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड इंसान, और उर्दू अदब में हकीकत है, मेरा अभी तक वास्ता नहीं पड़ा था। आई एम सो ऑनर्ड कि माशाल्लाह हम उनके साथ
उनका इतना टाइम ले रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी में इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और हमें रात के 11 बजे भी, क्योंकि लंदन का और जर्मनी का टाइम का 1 घंटा जर्मनी हमसे आगे है। तो जितना आपने सर्विसेज और जितनी आप खिदमत कर रहे हैं वहाँ पे जर्मनी में बैठ के उर्दू की, वो एक काबिल तहसीन तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है प्रोफेसर साहब के लिए, लेकिन देखें कितनी खुशी की बात है कि हमारे आने वाले बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं और खुद आधी सदी से ज़्यादा इनको वहाँ पे उर्दू को सर्व करते हुए और जर्मन लोगों के दरमियान में उर्दू को रिकग्निशन देना कितनी बड़ी बात है। माफ कीजिएगा, मैं जरा सा आपका टाइम ले रहा हूँ इस वक्त। कोई बात नहीं आरिफ भाई, बिल्कुल आप लीजिए टाइम और जो भी आप देख उसमें। एक सेकंड। और एक और जगह पे आरिफ भाई का एक शेर है जो मैं आपकी नज़र करूंगी ख्वातीन हज़रात। मैं उनकी वही एक बहुत ही ग्राउंडेड इंसान की बात कर रही थी, तो उन्होंने खुद से इनका एक शेर है, कह दिया मैंने कि शायर नहीं फनकार नहीं, कह दिया मैंने कि शायर नहीं फनकार नहीं, जो भी हर शेर फिर भी शेर पे वो दाद दिए जाते हैं। और ये दूसरे को कह रहे हैं कि कारी जो है या जो मेरा सुनने वाला और मेरा शेर कहने वाला है वो तो मुझे ऐसे ही दाद दे रहा है, ना तो मैं कोई ऐसा शायर हूँ ना मैं कोई फनकार हूँ। आप देखें जो इंसान अपने सेल्फ से ही ऊपर बात करते हैं तो वो कितने ग्रेट इंसान होंगे, हमारी कितनी हम कैसे प्रिविलेज और कितने ब्लेस्ड लोग हैं। मैं तो ये कहूँगी कि गिमिटी इज ब्लेस्ड कि हमें ऐसे ऐसे मेहमान मिल रही हैं कि जिनसे हम बात करते हैं तो हमें हमारे अंदर भी एक वो तहरीक, मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी बस इतनी ज्यादा जिंदगी हो और मैं भी ढेरों 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 काम करूं। आरिफ भाई आपकी बातों ने इतना इनिशिएटिव दे दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। माफ कीजिएगा, मैंने आपका टाइम थोड़ा सा ले लिया। अरे नहीं मैं जी जी कोई नहीं, आप टाइम लीजिए। क्योंकि मैंने अगर गजल होती तो मतलब यूं ही सुना देता, लेकिन ये कि नज्म में जरा सा डर लगता है कि कहीं कुछ मैंने वो शायरी क्योंकि वो है ही बहुत अच्छी आपकी ना। उससे पहले मैं एक शेर आपको आपकी नजर करना चाहूंगा। इरशाद। एक दाग है सीने में, 2 अश्क हैं आंखों में। वाह। एक दाग है सीने में, 2 अश्क हैं आंखों में, मुफलिस ना मुझे समझो ये मेरा खजाना है। वाह 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 वाह। मुफलिस ना समझो मुझको ये मेरा खजाना, मुफलिस ना मुझे समझो ये मेरा खजाना है, मेरा खजाना है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे भाई नज्म भी सुनना चाहेंगे क्या? आप कहते हैं कि आप शायर नहीं है, इतना जबरदस्त आप शायरी करते हैं, कमाल है कमाल है। ये एक शेर आपको और माफ कीजिएगा सुनाया जाए। इरशाद प्लीज, हमारी खुशनसीबी। इतना बहा है खून मेरा इस दयार में, इतना बहा है खून मेरा इस दयार में, गुजरा हूं मैं जिधर से उधर लालाजार है। आहा, गुजरा हूँ मुकर्रर, गुजरा हूँ मैं। इतना बहा है खून मेरा इस दयार में, गुजरा हूं मैं जिधर से उधर लालाजार है। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये मैं आपको एक छोटी सी नज्म सुनाना चाहूंगा। इरशाद प्लीज। आपने इतनी बड़ी बड़ी नज़में सुनी हैं और वतन के बारे में, लेकिन मैं वतन को किस तरह देखता हूँ, इरशाद। मैंने अपनी बचपन की कुछ यादें आपको बताई हैं, तो उनको ज़हन में रख के आप इस नज़्म पे गौर कीजिएगा। इरशाद इरशाद जी, हम तनगोश हैं। वतन मेरा वतन तेरा, वतन है गम गुसारों का। वतन मेरा वतन तेरा, वतन है गम गुसारों का। वतन की आबरू रखना, वतन की लाज रख लेना, वतन की आन रख लेना, वतन की शान रख लेना,
वतन के वास्ते दारो रसन को चूम कर कहना, जमाले रुख पे तेरे खुद को मैं कुर्बान करता हूँ। वाह वाह, जमाले रुख पे मैं तुझको, आहा हा। वतन के वास्ते दारो रसन को चूम कर कहना, जमाले रुख पे तेरे खुद को मैं कुर्बान करता हूँ। वाह वाह वाह। वतन बादे सबा में, मौज गंगा आबे जमुना में। वाह। वतन बादे सबा में, मौज गंगा आबे जमुना में, हिमालय की बुलंदी में, समंदर के थपेड़ों में। वाह। वतन दश्तो बयाबा में, चमनजारों में गुलशन में। वाह। वतन दश्तो बयाबा में, चमनजारों में गुलशन में। वतन क्या है ये दहका की बरसती आंख में देखो। वाह। वतन की शान मेहनत कश के छलनी हाथ में देखो। वाह 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 वाह। वतन क्या है ये दहका की बरसती आंख में देखो। वतन की शान मेहनत कश के छलनी हाथ में देखो। ग़िज़ालाने वतन जब तीर खाकर दश्त में तड़पे, चमन के फूल मुरझाते हुए बुए चमन कर दें। तयूरे सुबह के जख्मी परों से साज़े दिल गूंजे। वतन की दोस्ती उल्फत वतन की चाहे लाफानी। वतन की दोस्ती उल्फत वतन की चाहे लाफानी। वतन की अज़मतो वक़्त वतन की खाक में देखो। वाह वाह। वतन है नाम इंसान का, वतन है रूप धरती का। वाह। वतन है नाम इंसान का, वतन है धूप, वतन है रूप धरती का। वतन महलों के बाहर है, वतन बेवा की कुटिया में। वाह 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 वाह। वतन महलों के बाहर है, वतन बेवा की कुटिया में। वतन शहरों की हलचल में, वतन गंदुम की फसलों में। वाह। वतन साजे रफाकत में, वतन एहसास उल्फत में। वाह। वतन मेरा वतन तेरा, वतन है गम गुसारों का। वतन की आबरू रखना, वतन की लाज रख लेना। वतन के वास्ते दारो रसन को चूम कर कहना, जमाले रुख पे तेरे खुद को मैं कुर्बान करता हूँ। वाह। लेकिन वतन के नाम पर औरों की दुनिया मत मिटा देना। सितमगर बन के तुम हरफे वफा को मत भुला देना। वतन के नाम पर दागे अदावत मत लगा देना। वाह 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 वाह। वतन के नाम पे लास्ट वाला शेर प्लीज मुकर्रर। वतन के नाम पर औरों की दुनिया मत मिटा देना। सितमगर बन के तुम हरफे वफा को मत भुला देना। वतन के नाम पर दागे अदावत मत लगा देना। वाह, थैंक यू सो मच आरिफ भाई, इतना मजा आया। और इस नज्म ने अल्लाह ताला सलामत रखे और खुदा करे कि ये जो आपने वतन का अपनी इस नज्म में जो पैगाम दिया है वो यकीनन इस प्लेटफॉर्म से सबको पहुंच गया है। और इसी तरह पीस, मोहब्बत और जिस तरह से आपने कहा कि वतन दहकां की बरसती आंख में दे, तो जहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे हम वतन, अल्लाह ताला हमारे वतन को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, हमारे लोगों को मोहब्बत में जोड़े, प्यार में जोड़े, और हम इसी तरह आप जैसे सीनियर से मुस्तफीद होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। इट वाज रियली रियली प्लेजर फॉर मी कि मैं बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत खुदा हाफिज़।